आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब रमेश की माँ अपनी लाई हुई साड़ी कामनी को दी कि बेटा इसको पहन के आ, जब वो पहन के जब आई, आते उसने पहले रमेश के पापा के पैर छुए, फिर रमेश की मम्मी के पैर छुए और फिर अपने हस्बैंड के पैर जब छूने छुई छुई तब रमेश की माँ उसको देख के काफ़ी खुश हुई। उसने कहा, कामनी बेटा मेरे पास आके बैठ। जब उसको बैठाने के बाद में उससे कहा कि बेटा तेरे घर में जो ऐशो आराम और जो जिस तरीके से घर सजाया हुआ है, ऐसे तो हमारे घर में भी नहीं है। लेकिन जब रमेश ने मुझे बताया कि तुम किस हालत में मिली थी और बाद में जब दूसरे दिन जब तुम उसको मिली, किस रूप में मिली, ये एक पहली सी बन गई है। आगे बेटा मुझे सारी चीज बता, क्या बात है। अब वो जब रमेश की मम्मी से जब उसने सारी बातें सुनी तो उसके आंखों में से आंसू आने लगे। उसने कहा, बेटा तुम रो क्यों रही है। बोला, मम्मी 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि कम से कम 3 घंटे तक वो सड़क पे पड़े रहे, कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। बाद में एक ऑटो वाले ने इन्हें उठा के हॉस्पिटल जब ले गया, ले जाने के बाद में जब डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट चालू किया, करने के बाद में डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, उनको इत्तला करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जब मेरा टेलीफोन नंबर दिया उनको, और मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तब तक डॉक्टर से मेरी जब बातें हुई, डॉक्टर ने कहा कि इनको लाने में काफ़ी देरी हो गई, इनकी नीचे की जो पोर्शन है पूरा पैरालाइज हो गया है। अगर ये उसी समय अगर इसको लेके आते तो हो सकता है कि ये पैरालाइज नहीं होते, लेकिन कोई उपाय नहीं, ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है। और उस समय मेरे पास में जितनी भी जमा पूंजी थी पूरे हॉस्पिटल बिल के अंदर लग गई। कम से कम 25 दिन ये हॉस्पिटल में रहे और हर दिन हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जा रहा था। फिर बाद में मैंने डॉक्टर से जब प्रार्थना की कि मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं इसका और पेमेंट कर सकूं, तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ बता रहा हूँ, वो इनको देते लीजिएगा, लेकिन डेली आपको देनी है। हो सकता है कोई मिराकल हो जाए और ये ठीक हो जाए। उस आशा के हिसाब से, उस आशा भरी नज़रों के हिसाब से मैं इन्हें लेके घर आ गई। लेकिन आज साल भर होने जा रहा है, लेकिन इनका नीचे की कोई भी दोनों पैर और कमर तक कोई भी हरकत नहीं आ रही है। जैसे वो हैं, इनको उठा के मुझे बैठाना पड़ता है कुर्सी पर, फिर इनको उठा के मुझे बेड पे लेटाना पड़ता है, बाथरूम भी मुझे ही लेके जाना पड़ता है। रमेश के पापा बड़े गौर से उसको देख रहे थे, वो सारी उसकी बात सुन रहे थे। बोले, फिर बेटा ये चीज़ तो मैंने सारी बात सुन ली, अब बेटा एक चीज़ बता, तुमने वो जो काम कर रही थी उसका ज्ञान तुम्हें कैसे मिला। बोले, मैंने रमेश को बताया, भैया को बताया था कि मैं एक जगह काम करती थी। बोले, वो तो रमेश ने मुझे बताया। बोला, फिर। बोला, जब मैं परेशान होकर घर आई, आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे घर का खर्चा भी चले, क्योंकि मेरे 4 बच्चे और इनकी दवाइयों का खर्चा और फ्लैट का जो मेंटेनेंस, इस सब का टोटल बोझ मेरे पर पड़ गया था। अब मैं क्या करती। उस समय मेरी एक सहेली मुझे मिली, उससे मुझे बताया कि तुम ये काम कर
और मैं फलानी जगह पर करती हूँ, और कम से कम डेली के 1000-1500 रुपये में लेके घर जाती हूँ, उससे मेरी जीविका चल रही है। वो जब उसने मुझे ट्रेनिंग दी, मैं ये काम करने लगी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि तुम डेली की जो 2000-2500 रुपये ला रही हो, कहीं तू कोई गलत तो काम नहीं कर रही है। उस समय मैंने सोचा, इस समय मेरे हस्बैंड को मैं क्या बताऊं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, 1 साल की ज़िंदगी के बारे में कभी ज़िंदगी में भी आप मुझे पूछिएगा नहीं कि 1 साल मैंने कैसे बिताया। बस 1 साल मुझे टाइम दीजिए, तब तक मैं सारा ये जो अवस्था है इसको मैं ठीक कर लूँगी। इतना कह के मैं उसमें उतर गई। अचानक मुझे जब भैया मिले और उन्होंने जब मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिए। न जाने क्या इनके दिमाग में थी, ये पीछा करते करते मेरे साथ में कम तो 4-5 स्टॉपेज तक आए। फिर इन्होंने मुझे रोक के पूछा कि ये क्या कर रही हो आप। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं इनके सामने एकदम निवस्त हो गई हूँ, क्योंकि जो मैं पाप कर रही थी अचानक इनके सामने आ गया था। रमेश के पापा ने कहा कि बेटा, तुमने जो बात कही वो चीज़ हमारे भी समझ में आ गई, लेकिन अब तुम जो यहाँ पे रमेश के दोस्त के घर पे काम कर रही हो, मेरे घर में भी कर रही हो, बोली ये हिम्मत मुझे रमेश भैया ने मुझे दी है। इसने जब अपने दोस्त के घर ले गया, ले जाके उनके मम्मी पापा को उसने कहा कि ये मेरी मुंह बोली बहन है और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इतना जो उसने कहा ना, मेरे में एक अलग से हिम्मत जागृत हुई। मैंने कहा नहीं, उसमें इज्जत नहीं, इज्जत इसमें है। ये 4 दीवारी के अंदर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर खुले आसमान में मैं ये काम करती हूँ, उसमें 50 आदमी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस घर में काम करती हूँ, 4 दीवारी है, उसके अंदर मुझे वो प्रेम मिला जो बाहर में मुझे कहीं नहीं मिला। उस तब मैंने जब काम करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं इस फरिश्ते के माँ बाप से मिलना चाहूँगी। तब मैंने आंटी से कहा कि मेरे भैया का आप एड्रेस दीजिए ना। अपने बेटे को फ़ोन करके ऑफिस में कहा और एड्रेस उन्होंने मुझे दिया। मैं उनके घर चली गई। जब आपके घर आई तो आपके घर में जो मुझे प्रेम मिला और जो अपनापन मिला, वो देख करके मैं गदगद हो गई। और उस समय मैंने सोचा कि नहीं, ये जो रास्ता है यही सही है। और फिर मुझे आपके शक्ल में, आपके चेहरे पर मुझे मेरी मम्मी दिखाई देने लगी। तब मैंने आपसे अनुरोध करके आपके पैर दबाए। अचानक न जाने वो आप अंदर से मेरी आवाज़ निकली, मम्मी। आपने जिस आदर से मुझे कहा कि बेटा तुमने क्या कहा, मम्मी, मैं ये चाहती हूँ हमेशा तुम मुझे मम्मी के नाम से संबोधन करो। और वो चीज़ मुझे जितना अपनत इसमें लगा, उसके बाद में आपने कहा कि बेटा तुम कहाँ रहती है, तुम अपने, हम तुम्हारे मेरी बेटी के घर भी देखना चाहते हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने कहा आप आइए। तो बेटा फिर तुम्हारा हस्बैंड जो एक्सीडेंट, उसके पहले वो क्या करता था? बोले वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बिल्डिंग इंजीनियर। वो बिल्डिंग के नक्शे बनाते हैं और अच्छी खासी इनकी तनख्वाह थी। लेकिन जब पैरालाइज होने के बाद में इनकी नौकरी भी चली गई। गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, प्राइवेट थी, इसीलिए इनका पेंशन भी नहीं बन रहा था। इन्होंने एक
लमसम अमाउंट इनको दिया, उससे मैंने हॉस्पिटल का बिल भी चुकाया और कुछ मैंने इनके लिए सेविंग रखी इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे जब बड़े होंगे इनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा तुमने ये सब करने के बाद में भी तुम इतनी खुश हो, भले खुश आप लोगों को देख के, आप लोगों के व्यवहार की वजह से मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने एक अनजान लड़की को, जिसका भाई उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन उसने गारंटी ली कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये बहुत बड़ी एक मतलब इनाम था मेरे लिए। और मैं आपसे कहती हूँ, आपसे वादा करती हूँ कि आपको मेरे प्रति कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। आपको जब मैंने मम्मी कहा है तो मैं मम्मी आपका दर्जा आपको दूंगी, और अंकल जी आपको मैं पापा कहूँगी। और ये मेरा जो भाई है ना रमेश, मुंह वाला भाई है लेकिन सगे भाई से ही बड़ा है ये। तो बेटा फिर इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? बोले मम्मी जी 25 फ्लैट है। तो बेटा तुमने यहाँ क्यों नहीं स्टार्ट किया काम? बस मम्मी यही तो सबसे बड़ी तकलीफ थी। हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो इज्जत के लिए हम लोग मरते हैं। इस फ्लैट में, बिल्डिंग में मैं कोई भी फ्लैट में ये काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें हम मेरे बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा एक धब्बा लग जाएगा। अगल बगल के फ्लैट वाले जो बच्चे हैं मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकी। और जो मेरी सैलरी ने जो रास्ता दिखाया था वो मुझे इजी लगा, मैंने वो पकड़ लिया। लेकिन जब रमेश भाई मुझे मिले, इन्होंने जो रास्ता दिखाया वो मुझे लगा कि वाकई यही रास्ता सही है। तो बेटा अब भविष्य में करने का क्या इरादा है? बोले एक तो मैं इनके यहाँ काम करती हूँ, एक भैया के यहाँ काम करती हूँ, मेरी मम्मी पापा के यहाँ पर। इससे ज़रा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरे लिए बहुत है। तो बेटा एक चीज़ बताओ, तो कितनी पढ़ी लिखी हो? बोले मैं 12 पास हूँ। अगर तुम्हें ट्यूशन दिया जाए तो तुम कर सकोगे? बोले हाँ मम्मी, क्यों नहीं कर सकूँगी। बोले हमारी बिल्डिंग में 20 फ्लैट हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम्हें ट्यूशन मिले, मेरे घर में तुम आके पढ़ाना चालू करो। और वो चीज़ जो इसके लिए रास्ता खुला और वो वहाँ पे आके पढ़ाना चालू की, और एक एक्स्ट्रा इनकम उसकी हो गई। इधर उनके यहाँ काम करती थी, इधर यहाँ पे भी काम करती थी, और ट्यूशन के पैसे मिलके उसकी जीविका चलने लगी। मेरे कहने का मतलब ये है, इस कहानी का मोरल ये था कि अगर सही आदमी सही टाइम पे अगर मिल जाए, उससे अच्छा मौका। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हर आदमी की ये कहानी है। अगर उसको सही राह दिखाने वाला कोई सही आदमी मिल जाए, उस समय जब रमेश, रमेश की माँ और रमेश के पापा जब बोले कि ठीक है बेटा हम लोग चलते हैं, और उसको, उसके हस्बैंड को उसने कहा कि दामाद जी हम लोग आ रहे हैं, तो उसने कहा कि मम्मी एक मिनट रुको। आप अंदर गई, जाके एक राखी निकाल के लेके आई। आके उसने कहा कि पापा और मम्मी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रमेश को कहे कि ये मेरे हाथ, मैं इनके हाथ में राखी बांधूँ, ताकि ये मेरी आगे भी ज़िंदगी में वैसा ही मुझे राह दिखावें। मैं बीच में भटक गई थी, इन्होंने जो राह दिखाई मैं उसी राह पर चलूँ। जवाई ने भी, जो कामनी का हस्बैंड था, उसने सबसे हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, मेरी पत्नी एक बार रास्ता भटकी, लेकिन आप लोग के एक फरिश्ता बन के आए, उसको सही राह पे लेके आ गए। अब बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी ही हम लोग की ज़िंदगी गुजरे। अब ईश्वर ने अगर कुछ चाहा, हो सकता मैं ठीक भी हो जाऊं, अगर नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर आपका ये जो
सबक है। मैं और मेरी पत्नी कामनी और ये बच्चे हमेशा याद रखेंगे। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और अच्छी न लगी तो भी कमेंट्स कीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, इससे क्या कि थोड़ी मुझे मायूसियत महसूस होती है। कमेंट जरूर कीजिए। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।